ओके, तो अभी जियोमैग्नेटिज्म एंड पहले मैग्नेटिज्म। सबसे पहले डिक्लिनेशन क्या होता है? जब मैग्नेटिक मेरिडियन और जो जियोग्राफिकल मेरिडियन में जो एंगल आएगा वो मेरा डिक्लिनेशन होगा। फिर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज़ बेसिकली मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल और ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिक हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनेगा मेरा, उसको मैं इंक्लिनेशन बोलूँगा और इसको मैं डिक्लिनेशन बोलूँगा। आगे जाएगा। डिक्लिनेशन जो है हमारा डिक्रीज़ हुआ है 7 डिग्री से, जिसकी वजह से मेरे को सेकुलर वेरिएशन आया है। और ये डेकेड्स या फिर उसमें नहीं आता, डेली में नहीं आता, ये आता है मेरा सेंचुरीज़ के अंदर। ठीक है। इसमें क्या था आगे कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइपोल फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक सेंट्रल फील्ड नहीं है, ये एजीम्यूटल के साथ वेरी करता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड आर। ठीक है। ओके। फिर आगे अच्छा, जो डाइपोल की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो होती है 1/r³ के ऊपर। डाइपोल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1/r³। डाइपोल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1/r³। करेक्ट। आर वेक्टर होता है तो इसको मैं आर कैप बाय मोड ऑफ आर करता हूँ, तो यहाँ पे क्यूब आ जाता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है तब, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जब बी होता है फिर एच होता है। कुलाम लॉ के अंदर के P1 P2/r² हो जाता है। जो इसका यूनिट है वो होता है डाइन इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं पोल की बात करता हूँ तो यहाँ पे गोस हम सीजीएस यूनिट में यूज़ करते हैं, टेस्ला यूजुअली हम एसआई में यूज़ करते हैं। जियो फिजिक्स के अंदर एक गामा इज इक्वल टू 10⁻⁻5 गोस हो जाता है। अब गोस को यहाँ पे टेस्ला में रखेगा कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे नैनो टेस्ला बन जाएगा। ऐसा यूनिट के अंदर के डायमेंशन लेस नहीं होता, अदरवाइज सीजीएस के अंदर डायमेंशन हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हम 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के यहाँ पे होता है μ0/4 पाई। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7। ये बहुत याद है मेरे को, तो कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा रटने की। पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर पोटेंशियल देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, तो मेरे पास इंटीग्रेशन करके μ0/4 पाई इंटू में रो बाय, ये रो नहीं पोल है यार, इसको m/m/r कर ले। ठीक है। μm/4 पाई यार, हालांकि कहीं काम नहीं आता। मैग्नेटिक डाइपोल टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। ओके, टाउ इज इक्वल टू m की वैल्यू रखती मैंने PD। क्या होता था यार ये q m इज इक्वल टू IA। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसका जो दूसरा वर्जन था, ये पोल है और ये डी है। ठीक है, पोल ही मान लेते हैं, पी ही रहने देते हैं इसको। ठीक है। टाउ इज इक्वल टू PD इंटू में B इंटू में साइन थीटा, या फिर M भी साइन थीटा बेसिकली। और जो W हमने निकाला था वो क्या था, μ0/4 पाई m cos थीटा बाय r का स्क्वायर। करेक्ट ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर तुमको लोरेंट्ज़ फोर्स निकालना है, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी जाएगा। ठीक है। टेस्ला के अंदर हो जाएगा DB इज इक्वल टू आई DL क्रॉस बी। DL वेक्टर लिखना है, B वेक्टर लिखना है, V वेक्टर लिखना है, B वेक्टर लिखना है। यहाँ पे V क्रॉस B है, यहाँ पे DL क्रॉस B है। आई DL और QV को तो इक्वेट कर सकता है, अगर तेरे को करना पड़ा कभी ना कभी इमोशनल EMF के केस में। M इज इक्वल टू आई ए, टाउ इज इक्वल टू आई ए डॉट बी कोस थीटा। ये नॉर्मल सी बात है, टाउ इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा। अरे कोस है तो यहाँ पे साइन आएगा, टाउ इज इक्वल टू MB क्रॉस हो तो यहाँ पे साइन आएगा मेरे भाई। ठीक है। तो B वायर की वजह से होता है μ0I/2 पाई। यार यही रिजल्ट यूज़ होना और कुछ नहीं यूज़ होना। मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन होता है तेरा M कहाँ गया, M इज इक्वल टू H। M इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी H। ऊपर से H इज इक्वल टू B/μ0। याद करने का क्या याद करना है तेरे को, एक तो ये याद करना है, दूसरा याद करना है कि जो B होता है वो होता है μ0H। ठीक है। और ये होता है 1 + के बराबर। वैक्यूम के अंदर मैग्नेटाइजेशन 0 होता है, तो इसलिए B एंड H पैरेलल होते हैं। बट जब मैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल लेता हूँ तो उसमें नॉट पैरेलल होता है, बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इम्पैक्ट करता है। ठीक है। आगे अब फिर चलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस। μr मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है मेरा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस होती है। μr इज़ 1 + I। फेरो मैग्नेट जो होते हैं उसके अंदर μr बहुत ज़्यादा होता है। मिनरल एंड रॉक्स के अंदर जो μr होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसको मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है रॉक्स के अंदर। ठीक है। अब मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल आएंगे तो बढ़ जाएगी। राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व ड्यू टू लैटिस सिमेट्री। डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे ही डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिज्म तब आता है जब उनके पास में सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर कर रखी हो। ठीक है। अब मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, वीक होती है, रिवर्सिबल होती है। ऊपर से ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसमें कोई भी क्वेरी पॉइंट नहीं होता। इसके एग्जांपल क्या है मेरे पास, एग्जांपल में इसका है जो सैंड से रिलेटेड है, थोड़ा चूने पत्थर वाली चीज़, जैसे कि क्वार्ट्स आ गया, मार्बल आ गया। मार्बल आ गया तो यहाँ पे जिप्सम भी आ जाएगा। ठीक है। मार्बल आ गया तो कैल्साइट भी आ जाएगा। क्वार्ट्स है, सोल्ट है और ग्रेफाइट है। ठीक है। सोल्ट क्वार्ट्स ये दोनों मेरे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली चीज़ें हैं। ग्रेफाइट को याद रखना कि ये नैनो में आ जाएगा। नैनो फिजिक्स ग्रेफीन होता है वो तो खैर। ठीक है।
पैरामैग्नेटिज्म कब आता है? जब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है स्पिन का, ठीक है, जब मेरे पास म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर स्पिन नहीं है खाली तो फिर मेरा म्यू ज़ीरो हो जाएगा उधर, ठीक है ना। आगे ओरिएंटेशन डी होगी तो मेरा जाई यहाँ पे आएगा पॉजिटिव आएगा, छोटा होगा बट पॉजिटिव आएगा, रिवर्सिबल होगा ऊपर वाले की तरह, और बट यहाँ पे क्यूरीज लो लग जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे के लेस देन ज़ीरो, के ग्रेटर देन ज़ीरो, एम एंड एच के बीच में रिलेशन पी और डी को लेके। इसमें जो आते हैं इसमें जो आते हैं वो आते हैं पंचतत्व की तरह, जैसे कि राइट्स क्या होंगे, क्लोराइड्स, एम्फीबोल यानी कि वाटर रिलेटेड समथिंग, पायरोक्सिन फायर रिलेटेड समथिंग, ओलिवाइन ओलिव यानी कि वेजिटेशन रिलेटेड कुछ, मतलब जस्ट रिलेट करने के लिए। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरा और डायम के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो जो कि स्मॉल होते हैं, जबकि जब मैं फेरोमैग्नेटिज्म में जाऊँगा तो वो आपस में इंटरनल फील्ड में इंटरेक्ट करेंगे और अपना एटॉमिक म्यू अलाइन कर लेंगे, जिससे मेरे को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मिलेगा MS, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आयरन निकल कोबाल्ट INC, ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ये तो पढ़ाते आ रहे हैं, और ये फेरोमैग्नेटिज्म होता है, ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस भी करते हैं। फेरो जो इजिप्ट वाले थे वो पिरामिड बनाते थे और उनसे ही हिस्टेरिसिस बनता था इनका। 7 आउट हो गए। फिर आगे था ये हिस्टेरिसिस कर्व है, ये मेरा रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन है, ये मेरा कोएर्सिविटी है, ये जो है मेरा ये कोएर्सिविटी है मेरा, और ये मेरा बैक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये स्टार्ट करके वापस डाई आउट होता है, आइसोथर्मल रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। पैरासाइटिक फेरोमैग्नेटिज्म किस में दिखता है हमको, हेमेटाइट में दिखता है, याद रखियो, हेमेटाइट पैरासाइट, मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट इज़ गुड, हेमेटाइट इज़ हट सारे, तो H से याद रखना मेरे को, पैरासाइट H, तो इसका अल्फा Fe2O3, तो कुछ काम करनी है इसमें। पैरासिटिक फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसकी हाई कोएर्सिविटी, जो ये कोएर्सिविटी है बहुत हाई होगी, तो यानी कि ये बहुत हाई ऐसा होना चाहिए, मे बी पता नहीं, देखूंगा मैं इसको कभी। फिर है मेरा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है मेरा, जब ऑक्साइड क्रिस्टल है डायरेक्टली चेंज नॉट पॉसिबल, जैसे कि जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वहाँ पे डायरेक्ट चेंज होता है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट एनर्जी का चेंज होता है वाया क्लाउड आयंस, उसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो स्पिन्स की एंटी पैरेलल हो जाती है और नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो मिल जाती है। यहाँ पे रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप नहीं है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नील टेम्परेचर का, विच इज सिंपली सिमिलर टू क्यूरी टेम्परेचर। साई अगेन पॉजिटिव होगा क्योंकि कुछ तो है ही जो भी है इसका, पैरामैग्नेटिज्म की तरह पॉजिटिव होगा और थोड़ा वीक होगा, पैरामैग्नेटिज्म की तरह यहाँ पे नील टेम्परेचर आएगा। एग्जाम्पल में इसका क्या है, इल्यूमिनाटी इज़ एंटी फेरो, फेरो वी कैन से इट इज़, फेरो इज़ किंग बेसिकली गवर्नमेंट, और एंटी फेरो इज जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसको मैं बोल सकता हूँ इल्यूमिनाटी काइंड ऑफ। इल्यूमिनाइट टाइटेनियम का एक और है, याद रखना, जिसका नील है 50 के, राइट। अब आते हैं अगले, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, 3 टाइप की एनिसोट्रोपी हैं यार अपने पास, क्रिस्टलाइन, स्टैटिक, स्ट्रिक्टिव। अगर क्रिस्टलाइन की बात करूँगा तो ये आता है सिमेट्री ऑफ लैटिस खराब होने की वजह से, मेटल के पास में एक ही ईजी एक्सिस होता है, जैसे जो कोबाल्ट है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसका जो सी एक्सिस, हेक्सागोनल के अंदर जो सी एक्सिस होता है उसके पैरेलल ही कोबाल्ट का ईजी एक्सिस है। आयरन एंड निकल ये क्यूबिक यूनिट सेल है, और उसका जो ईजी एक्सिस है बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग होता है। हेमेटाइट इज रोम्बोइडल, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा, हेमेटाइटिस रोम्बोइडल, हेमेटाइट और क्या था, पैरासाइटिक फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, करेक्ट, राइट। फिर ऑक्सीजन आयन जो कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर में है, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड शो करते हैं। अब जो इसकी फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू KU साइन स्क्वायर अल्फा, E इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। जब मैं बात कर रहा हूँ हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट के लिए मिनिमम कब होगा, जब 5 मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है, हेमेटाइट का तो क्या था, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर था, मैग्नेटाइट है इसका इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आता है मेरे मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी का, मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी का। फिर और इसका जो E मिनिमम होता है उसका तो 5 = 90 पे था, इसका होता है 111 बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग, करेक्ट। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो H फील्ड जो है इनसाइड द मैग्नेट इज डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विच इज़ लाइक अपोजिट, जो हम सोचते हैं नॉर्थ टू साउथ बाहर होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ अंदर होना चाहिए, बट जो H फील्ड है मेरा वो होता है नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द, लिख रखा तो लिख रखा, मैं क्या करूँ। स्ट्रेंथ ऑफ डायमैग्नेटाइजेशन फील्ड, स्ट्रेंथ की अगर बात करता हूँ तो मैं ये स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है डेंसिटी के ऊपर, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना डेंसिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। और उसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना सरफेस के बीच में, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर स्ट्रेंथ कम होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे।
स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मेरा एन इंटू में एम, एन मेरा डीमैग्नेटाइजेशन फैक्टर होता है कि इतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज करेगा, इंड्यूस फील्ड स्टार्ट कर देगा। ई डी इज़ डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी, ई डी इज़ नथिंग बट हाफ म्यू नॉट एन एम स्क्वेयर करेक्ट, एन एम स्क्वेयर, एम इज़ मैग्नेटाइजेशन। फिर दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ शेप एनिसोट्रोपी, शेप एनिसोट्रोपी कब है मेरा मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर, जिसमें मैं जो कि क्यों आती है एच डी डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी की वजह से मेरे पास मैग्नेटोस्टैटिक आती है। स्टैटिक इज लाइक जब मैं एनर्जी की बात करता हूँ, एनर्जी की बात करता हूँ तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ काम का बात है नहीं, जितना एलंगेट होगा तुम्हारा शेप उतना ही उसके अंदर शेप एनिसोट्रोपी आएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट है मेरा मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनिसोट्रोपी। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनिसोट्रोपी का मतलब क्या है कि जो मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो मेरा बॉन्ड लेंथ और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से जब उनमें चेंज आएगा तो मेरा मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एनिसोट्रोपी प्रोड्यूस होती है, करेक्ट, स्ट्रेन की वजह से। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, 3/2 लैम्डा एस सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, कभी काम नहीं आएगा। रॉक मैग्नेटाइजेशन, अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट। रॉक मैग्नेटिज्म में क्या है कि रॉक मैट्रिक्स अगर जब मैं क्रिएट करता हूँ तो जो सिलिकेट्स होते हैं, जो मेरी सिलिकेट होता है वो होता है डायमैग्नेटिक। क्यों, सिलिकेट के अंदर क्या है भैया, क्वार्ट्स क्या डायमैग्नेटिक है। जो मैं क्ले यूज़ करता हूँ तो क्ले के अंदर क्या आता है, पैरामैग्नेटिज्म। क्यों, क्योंकि क्ले जो है उसके अंदर एम्फीबोल का कॉम्पोनेंट है, जिसमें देखा पैरामैग्नेटिज्म है। लेकिन जब मैं 0.1% लाइमस्टोन, जो कि अर्थ पे 0.1% लाइमस्टोन को यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास फेरी मैग्नेटिक मटेरियल आता है, फेरी नॉट फेरो, फेरी, लाइमस्टोन इज फेरी, करेक्ट। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देखूँ मैं तो इग्नियस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इग्नियस में ज़्यादा होगी सेडिमेंटरी से। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये इसके अंदर बेसिकली इनहेरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, सेडिमेंट की प्रॉपर्टी गुम हो चुकी होगी। अब नीचे किस में होगी, बसाल्ट, गबरू, ग्रेनाइट। पहले तुम साल्ट सोल्ट को भरोगे ग्रेन्स में, सोल्ट भरो ग्रेन में, एस बी जी या एस बी एन, ठीक है, SBN। फिर शेल हमेशा सैंडस्टोन से आगे होगा, चाहे वो ग्रेविटी डेंसिटी के मामले में या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मामले में हो। डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये उल्टे हो गए, वहाँ पे क्या था डोलोमाइट, वहाँ पे क्या था मेरे पास GDLS, ठीक है, GDLSS। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है SSLD, ठीक है, सॉलिड स्टेट लिक्विड डिवाइस। कितनी ससेप्टिबिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, बस मैग्नेटाइट की याद रख लो, सबसे ज़्यादा होती है 6। फिर पायरोटाइट की और हेमेटाइट की। पायरो आग लगा देता है तो बिल्कुल सेकंड है, मैग्नेटाइट टॉप पे पता ही है, पायरो बिल्कुल आग लगा देता तो सेकंड पे आई है। फिर मैं बात करता हूँ टर्नरी ऑक्साइड सिस्टम की, मैग्नेटिक मिनरल की। अब इसमें क्या है कि रूटाइल अगेन टाइटेनियम का वो है, ये इल्यूमिनाटी हमने देखा था, वो किसके लिए था, इल्यूमिनाटी पैरासाइट के लिए तो हेमेटाइट था, इल्यूमिनाटी था एंटीफेरो के लिए, ठीक है। वुस्टाइट विच इज़ अगेन, ये हम पढ़ रहे हैं टर्नरी ऑक्साइड सिस्टम, तो हेमेटाइट होता है Fe2O3 हम देख चुके हैं, वुस्टाइट होता है Fe, और रूटाइल होता है TiO2, ठीक है, TiO2। अरे यार इससे नहीं लग रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो सॉलिड सोल्यूशन की सीरीज आती है, वन इज टाइटो मैग्नेटिक सीरीज, दूसरी टाइटो हेमेटाइट। वन इज मैग्नेटाइट, वन इज हेमेटाइट सीरीज। एक तीसरी सीरीज आती है सूडो ब्रूकटाइट करके, जो कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए होता है, जो कि बहुत रेयर है। पैरामैग्नेटिक के लिए ब्रूकटाइट, पैरो में बूट या ब्रुक्स जो भी होते हैं, क्रुक्स समथिंग रिलेट करना पड़ेगा यार। ओके, इसमें तो कुछ काम का है नहीं। एक मेरे पास एक और होता है स्ट्रक्चर या कह लिया जो भी है, उल्वोस्पाइनल, जो कि उल्वोस्पाइनल इज Fe2TiO4, टाइटेनियम अगेन, उल्वोस्पाइनल टाइटेनियम अगेन। इसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है लो टेम्परेचर पे, और पैरामैग्नेटिक हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो पैरा है तो ये ब्रुक वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे क्या नाम था भैया, सूडो ब्रुकाइट, ठीक है। अब आ गया मेन काम के ऊपर, ठीक है। अब आ गया रॉक्स एंड मिनरल। ओके, अब आगे फेराइट को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, क्यूरी टेम्परेचर से। क्यूरी टेम्परेचर देख, जियोथाइट का कितना है 100, मैग्नेटाइट का कितना है 570, हेमेटाइट का कितना 650, यानी कि हेमेटाइट का क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटाइट से ज़्यादा है। HC इज़ ग्रेटर देन MC, याद रखियो हमेशा HC ग्रेटर देन MC, करेक्ट। 675 होता है, 578 होता है। ग्रेन साइज डिपेंडेंस अपने एग्जाम में अभी काम का नहीं है ये। एक टर्म आती है सुपर पैरामैग्नेटिज्म, जिसका जब तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है 100 सेकेंड का, और जब तुम्हारा ग्रेन साइज बहुत छोटा है, क्रिटिकल साइज से छोटा, तब सुपर पैरामैग्नेटिज्म आता है। जो हेमेटाइट होता है ये थोड़ा कम, वेरी वीक MS दिखाता है, बिकॉज इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत कम था, लाइक 3rd नंबर पे था।
जबकि जब मैग्नेटाइट है स्ट्रॉन्ग एमएस होता है। ठीक है। और क्रिटिकल साइज कितना है इसका 0.03 माइक्रोमीटर। ठीक है। ओके। हेमेटाइट के अंदर हमने देखा कि क्रिटिकल फील्ड आता है इतना BCM, इसमें 0.3 टेस्ला आता है। अब आता है रेमन मल्टी डोमेन पार्टिकल। एक ब्लोच डोमेन वॉल, इसका जो वॉल की थिकनेस होती है वो तो 0.1 माइक्रोमीटर। लेस स्टेबल देन सिंगल डोमेन। मल्टी डोमेन हमेशा कम स्टेबल होगी सिंगल डोमेन से, याद रखी हुई है। ठीक है। फिर अभी डोमेन साइज़ पता है हमको, जो सूडो सिंगल डोमेन होती है ये इमूवेबल होती है, बाकी सारी जो है मूवेबल होती हैं। रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन की बात करता हूँ तो रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कब होता है? जब वो फॉर्मेशन के टाइम पे ही प्रोड्यूस हो। सेकेंडरी कब होता है? जब वो किसी भी सेकेंडरी सोर्स हो। ठीक है। जैसे केमिकल चेंज है तो ये एक सेकेंडरी सोर्स है, विदरिंग, लैब सैम्पलिंग सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होगा? सेडिमेंट्री, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिज्म, ये सब कुछ। ठीक है। थर्मो रेमिनेंट इज प्राइमरी, ये तो पता ही है खैर। थर्मोरेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन का हमको पता लग गया। जैसे ही हाई टेम्परेचर आएगा, ये रहा, जैसे ही मेरा हाई टेम्परेचर आता है तो मेरा टाव कम हो जाता है, तो एम एस तब भी रहता है। जैसे लो टेम्परेचर आता है तो मेरा एम एस इंक्रीज़ कर देता है। तो एक ब्लॉकिंग टेम्परेचर आता है थर्मोरेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन में, जो कि ब्लॉक कर देता है मैग्नेटिक मूवमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। ठीक है। फिर आगे सेडिमेंट्री रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है? ये भी मेरा प्राइमरी है बट उसमें ये पोस्ट डिपोजिशनल होता है। जैसे कौन से टेम्परेचर के ऊपर होता है सेडिमेंट्री रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन, कौन से टेम्परेचर के ऊपर होगा तो ये डिपोजिशनल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करके जिसको हम DRM बोलेंगे। ठीक है। इसके अंदर एक डिक्लिनेशन एरर आएगा पानी की वजह से, हाइड्रोकेमिकल की वजह से, और एक इंक्लिनेशन एरर आएगा ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो इंक्लिनेशन एरर जो आता है, ये वाला एंगल आता है। पानी बहाता है सरफेस पे तो उसको हाइड्रो की वजह से डिक्लिनेशन एरर आएगा। पोस्ट DRM यानी कि डिपोजिशनल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वाटर के अंदर वो सेडिमेंट में आएंगे और वहाँ पे कॉम्पैक्ट डी वाटरिंग होगा, जिसकी वजह से मेरा इंक्लिनेशन एरर है वो रिमूव होगा, डिक्लिनेशन एरर रिमूव नहीं होगा। लॉक इन डिले होता है। लोकस्टाइन सेडिमेंट उसमें 100 साल का होता है, मैरीन सेडिमेंट उसमें 10,000 साल का होता है। बायोटर्बोनेशन क्या होता है? PDRM का एक फॉर्म होता है बायोटर्बेशन, जिसके अंदर मार्कर लेवल ही इंक्रीज या शिफ्ट कर जाता है, जिसमें हम PDRM एक्वायर करते हैं जब। केमिकल रेमिनेंट ये मेरा सेकेंडरी है, ये हम देख चुके हैं। हेमेटाइट में या प्रेसिपिटेशन इज अगेन केमिकल चेंज। ओके। तो ये हेमेटाइट में आ जाएगा सेकेंडरी चेंज, बेसिकली नॉट केमिकल बट सेकेंडरी चेंज। आइसोथर्मल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन कब होता है? रो बी एक्सटर्नल प्लस में T कॉन्स्टेंट, जो कि लैब में होता है नॉन। तो यहाँ पे कोएर्सिविटी का ऑर्डर देख ले। कोएर्सिविटी और ससेप्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन है मेरा, मोटा मोटा अगर मैं याद रखूँ तो। जैसे कि हमको पता है कि मैग्नेटाइट का ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी था तो इसका कम कोएर्सिविटी है। हमको पता है कि हेमेटाइट का कम ससेप्टेबिलिटी था तो इसका ज़्यादा कोएर्सिविटी है। ठीक है। क्यों? ब्लॉकिंग टेम्परेचर भी तो इसी तरीके से याद रख सकता है कि ब्लॉकिंग टेम्परेचर इसका 575 है, इसका 675 है। ब्लॉकिंग टेम्परेचर इज सिमिलर टू लाइक क्यूरी टेम्परेचर, दोनों की सेम से यूनिट आ रही है। ठीक है। मैग्नेटाइट हेमेटाइट, इन दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, इन दोनों की कोर्सिविटी भी सेम है। सबसे ज़्यादा कोर्सिविटी किसकी है? जियोथाइट की, जिसका हमने क्यूरी टेम्परेचर कितना देखा था 100, विच इज ब्लॉकिंग टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर ब्लॉकिंग मेरे ख्याल से वही लग रहा है। कुछ और रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन होते हैं यार, एक विस्कस होता है, एक एनहाइस्ट्रिक होता है, एक पीजियो होता है, और एक लास्ट में शॉक होता है जो कि मीटेरोइड की वजह से होता है। पीजियो होता है जो स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से होता है, चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेन एंगल की वजह से। एनहाइस्ट्रिक रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन कब होता है? जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। ओके। इसकी वजह से क्या होगा? कोएर्सिविटी कम होगी, हिस्टेरिसिस कम होगा। फिर जो दूसरे रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन है विस्कस विस्कस रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और ये लोगरिथमिक डिक्लाइन करता है। कोई भी चीज़ हो वो एक्सपोनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन नहीं है, ये मेरा लोगरिथमिक डिक्लाइन है। फेयर। ऑलराइट। अब हम आते हैं पहले मैग्नेटिज्म के ऊपर। ऑक्सीजन आइसोटोप रेशो देख लिया। अगर ऑक्सीजन आइसोटोप रेशो जो है स्टैंडर्ड मैं कब लेता हूँ? स्टैंडर्ड लेता हूँ मैं 200 से 500 मीटर की डेप्थ पे। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब दुनिया वॉर में है। अभी जो है नेगेटिव आर का कंपैरिजन हो तो अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर कूलर कंसंट्रेशन हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव आता है तो मेरा 18 ऑक्सीजन बढ़ती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। जबकि जब मैं नेगेटिव आता है तो मेरा 16 ऑक्सीजन बढ़ती है, जो कि नॉर्मल है। तो अगर मेरा नॉर्मल ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो मेरा जो कंडीशन है वो वार्म ही हो रहा है, बट तो मुझे वार्म को डी वार्म यानी कि कूल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को वहाँ पे 18 ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। मैग्नेटोटैटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होता है जो कि मैग्नेटाइट ग्रे और ग्रेगटाइट यानी कि आयरन सल्फाइड
उसके अंदर होता है। बेसिकली कुछ तो काम आता होगा, सिंगल डोमेन मैग्नेटोसोमर्स बोलते हैं इनको। हाँ भाई, मनी सेफ है मेरे बैंक में। फिर सब माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइट, ये सब माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है डॉल्फिन के दिमाग में, और नैनो मैग्नेटाइट होता है ह्यूमन के दिमाग में, जब उसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, अब हम आ गए जियोमैग्नेटिज्म के ऊपर। जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6 × 10⁻⁵T। 10⁻⁴T हमारा वो था, तो 0.6 गोस, मोटा मोटा ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए रहा जो मैं बोल रहा था। अगेन 0.6 गोस, यानी कि 6 × 10⁻⁵ टेस्ला इसका वो है। मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर मैं बात करता हूँ तो डिक्लिनेशन हमको देख लिया, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिक मेरिडियन। इंक्लिनेशन की बात करता हूँ तो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसके बीच में, ठीक है, BDIR थीटा फाई को डिनोट करते हैं। सिंपली कभी भी निकाल सकता हूँ, बस याद रखियो ये जो है, इससे ये एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन का, और जो आई है वो ये है, ये वाला थीटा होगा, ये वाला मेरा आई होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फील्ड की भाई अर्थ में कौन सी, अब जैसे अर्थ का जब हम मैग्नेटिक पोटेंशियल देखते हैं तो मेरे पास दो फंक्शन आते हैं, एक आता है स्फेरिकल हार्मोनिक, एक आता है लैप्लेस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि रेडियल फॉर्म का सॉल्यूशन है बस। तो जो an होता है यहाँ पे, an और bn की टॉप फॉर्म, जो an होता है ये मेरा एक्सटर्नल ओरिजिन से आता है, और जो bn होता है इंटरनल ओरिजिन से आता है। कैसे पता लगा, जो एक्सटर्नल ओरिजिन आता है वो डिस्टेंस के साथ में बढ़ेगा, जबकि जो इंटरनल से आएगा वो डिस्टेंस के साथ में रिड्यूस होगा, बिकॉज अर्थ से आ रहा है ये, और ये बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दूर का, जितनी दूर का मैं एरिया कवर करूँगा वहाँ से an बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे का जो an है वो मेरा एक्सटर्नल है, bn मेरा इंटरनल है, और obvious सी बात है क्योंकि इंटरनल ज़्यादा होगा मेरा, तो bn ग्रेटर देन an भी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं B टू एक्सटर्नल ओरिजिन। सोलर जो विंड आती है वो 6 नैनो टेस्ला फील्ड प्रोड्यूस करती है बेसिकली, विच इज़ नथिंग बट 6 गामा फील्ड। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बोशॉक रीजन होता है जो कि आउटर बाउंड्री होती है मेरे मैग्नेटोस्फीयर की, कहाँ कहाँ पर, कितने पर है ये, 15 RE पर, 15 RE पर मेरा बायोशॉक है वहाँ पे, बोशॉक रीजन मेरा 15 RE पर है। सोलर विंड जो है, दिन के अंदर अगर सोलर विंड आ गई तो वो मेरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देगी, बट अगर रात को आती है तो ये मेरी टेल को स्ट्रेच कर देगी। ठीक है, मून जो होता है मैग्नेटो टेल के अंदर आता है, क्योंकि 60 RE के ऊपर आज के टाइम पे, अगर 88 हो जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। बियॉन्ड अगर मैग्नेटोशीथ की बात करता हूँ तो मेरा मैग्नेटोपोज आता है, मैग्नेटोपोज के बाद की बात करता हूँ तो मेरा सोलर फील्ड जो है डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सबसे ये मेरी अगर अर्थ है तो मेरे को ये जो डोनट शेप की पैटर्न से ये मेरे को वेल एंड बेल्ट मिलती है। इसको अगर एक्सटेंड कर दूँगा तो मैग्नेटो टेल मिल जाएगी, जिसमें से मून पास करेगा। इसके बाद आता है मेरा मैग्नेटोपोज, उसके बाद आता है मैग्नेटोशीथ, उसके बाद आता है बोशॉक रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर डिफॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अब इसको ये करके देख लेते हैं। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो दो डोनट शेप की है। इनर बेल्ट जो होती है प्रोटॉन से होती है, आउटर बेल्ट इलेक्ट्रॉन से होती है। क्यों? क्योंकि इनर बेल्ट जो है अंदर होगी तो वहाँ पे मास हाई, जिन पार्टिकल का मास ज़्यादा वो नीचे होंगे। आउटर जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा जिनका मास कम है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हेलिकल में घूम कर रहे होंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी है और बी है उनमें एंगल थीटा होगा। पिच जो होती है मैक्सिमम अर्थ के ऊपर होती है, जीरो मैग्नेटोपोज के ऊपर। आयोनोस्फीयर जो होता है, आयोनोस्फीयर इज बेसिकली एटमॉस्फेयर का एक सबसे जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं। इसमें 5 लेयर होती हैं, DE F1 F2 H नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, DE F1 F2 G। ओके, इसमें जो है ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव का मतलब क्या होता है कि इनका जो लैम्डा है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये लॉन्ग वेव है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इसको। ठीक है, छोटी होंगी तो फिर वो पास ऑन कर जाएगा। ट्रांसमिशन हम दिन में करते हैं, रिसीविंग हम रात में करते हैं। जो ई लेयर वो मैच्योर के काम आती है। एफ लेयर जो है मोस्ट इंटेंसली आयोनाइज्ड होती है। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम डायगोनल वेरिएशन एंड स्टॉर्म्स के ऊपर। इसमें क्या था कि ये जो है आयन, हम लॉरेंस लॉ देखा था, F=QV×B। वहाँ से हमको दिखता है कि जो आयनाइज मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे लॉरेंस लॉ लगता है, और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल करंट प्रोड्यूस होता है, और इनसे फिर डायगोनल वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 से 30 NT की। 10 से 30 NT। ठीक है, अर्थ की कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी? अर्थ की थी यार 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो 6000 NT या 60,000 NT। 60,000 NT, दिस इज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। 60,000 नैनो टेस्ला, 60,000 ये 30 आएगा। डेली की बात करता हूँ। अगर सन स्पॉट बढ़ रहे हैं तो मेरे को क्वाइट टाइप का डायगोनल वेरिएशन मिलेगा। अगर नॉर्मल दिन है तो यहाँ पे सोलर डिस्टर्बेंस वेरिएशन होगा। जब अगर मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है तो ये 1000 नैनो टेस्ला तक जा सकता है। अब इंटरनल ओरिजिन को अगर मैं और एक्सपेंड करूँ, इंटरनल ओरिजिन जो था मेरा
वो जो था वो था बी एन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने स्कोर एक्सपेंड किया तो मेरे को मिलते हैं गोस कोफिशिएंट और इसके इमीडिएट पॉलीनोमियल जो कि एसोसिएट लेजेंडरी से रिलेटेड होता है मेरा। लो ऑर्बिट के अंदर हम मैग्नेटिक सर्विंग सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। IGRF कितना होता है, 10 NT होता है। डायरल कितना आता है, 10 से लेकर 30 तक आया था। ये IGRF क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन गोस कोफिशिएंट। गोस कोफिशिएंट मीनिंग यानी कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जी कम होगा। अदर देन डैट मैग्नेटिक अनोमली की अगर बात करते हैं, अगर मेरी मैग्नेटिक अनोमली डीप सोर्स है यानी काफ़ी डीप सोर्स है, ठीक है, तो उसको बाहर आने की लॉन्ग वेवलेंथ चाहिएगी। तो यहाँ पे मेरी अनोमली ब्रॉड हो जाएगी। लॉन्ग वेवलेंथ ब्रॉड, शॉर्ट वेवलेंथ नैरो, ये तो पता है। तो याद रखना कि अगर शैलो है तो फिर ये छोटी वेवलेंथ से भी आ जाएगा, बट अगर लॉन्ग है तो इसको लॉन्ग वेवलेंथ से आना पड़ेगा, यानी कि डीप सोर्स है। तो अगर मेरा एन कम है तो मेरे को लॉन्ग वेवलेंथ चाहिएगा, अगर एन मेरा लार्ज है तो मेरे को शॉर्ट वेवलेंथ चाहिएगा। अर्थ की कोर जो है वो एन लेस देन 14 है, एन स्मॉल है। अर्थ की कोर स्मॉल है, तो वो लार्ज वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट करती है, उसकी मैग्नेटिक अनोमली लार्ज आएगी। बट अगर अर्थ क्रस्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे शॉर्ट अनोमली आएगी। ऊपर से तो ये भी देख सकता है कि ये जो है मेरा डीप सोर्स है, ये मेरा शैलो सोर्स है। अगर एन ग्रेटर देन 40 की बात करता हूँ, ये बहुत बढ़िया, तो ये अनसर्टेन। और अगर एन इक्वल टू 50 तो फिर वो नॉइसी है, वो कोई कंसिस्टेंट मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन एरर नहीं है। मल्टीपोल का रिप्रेजेंटेशन, अगर n इक्वल टू 1 है तो डाइपोल होगा। डाइपोल में मेरे को 3 टर्म मिलेंगी, n इक्वल टू 1 50-50 डाइपोल, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। क्वार्टर पोल के अंदर मेरे को 4 टर्म मिलेंगी, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये n इक्वल टू 2 के ऊपर, n इक्वल टू 3 ऑक्टोपोल, 8 पोल आएंगे मेरे यहाँ पे, यूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो मेरे जोनल हार्मोनिक्स थे। इसके साथ में मैं सेक्टोरल हार्मोनिक्स पढ़ता हूँ। सेक्टर मेरे ऐसे जैसे बट होते हैं ये चंडीगढ़ में, और जो टेसेरल हार्मोनिक्स होते हैं ये जैसे कि ये होते हैं अमेरिका में। काइंड ऑफ ऐसे, मतलब कंपैरिजन के लिए थोड़ा बेटर दिखता है। ये तो ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये तो मेरा यूएसए का, बट ये इतना सिमेट्रिकल नहीं, ये यूएसए का, ये चंडीगढ़ का सिमेट्रिकल, ठीक है यार। अब अर्थ की डाइपोल फील्ड देख लेते हैं। डाइपोल फील्ड में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो होता है म्यू एम कोस थीटा बाई 4πr², ठीक है, 4πr²। अब इसको अगर मैं जियोसेंट्रिक एक्सेलरेशन में अगर मैं गोस के फर्स्ट कोफिशिएंट से कंपेयर करता हूँ तो जी आता है मेरा म्यू नॉट टाइम डिवाइड बाई 4πr का स्क्वायर, म्यू नॉट टाइम डिवाइड बाई 4πr का क्यूब आता है, ठीक है। और ओके, तो जो रेडियल होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू 2m कोस थीटा डिवाइड बाई 4πr³। और जबकि यहाँ पे साइन थीटा आएगा थीटा की फॉर्म में, और r² आएगा। इंक्लिनेशन थीटा पोलर एंगल होता है, लैम्डा मेरा लैटिट्यूड होता है, थीटा मेरा कोलैटिट्यूड होता है बेसिकली। तो अगर मैं आई की बात करता हूँ, tan i इज इक्वल टू बी आर बाई बी थीटा इज इक्वल टू टू कोट थीटा या फिर 2 tan लैम्डा, याद रख ले। थीटा की टर्म्स की तरह पूछते नहीं है, कोलैटिट्यूड की टर्म्स में। ये होता है मेरा मैग्नेटिक लैटिट्यूड 2 tan लैम्डा, करेक्ट। फिर अगर आगे देखूँ मैं, टोटल डाइपोल मोमेंट जो अर्थ का है वो कितना है, m इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10⁻22। फिर मैं जियोसेंट्रिक डाइपोल को देखता हूँ जो कि इंक्लाइंड 11.2 डिग्री पे अर्थ के रोटेशन पे 90% जो है वो सरफेस पे आती है जियोमेट्रिक डाइपोल की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक जो पोल थे, जियोमेट्रिक जो पोल थे मेरे, जो रोटेशन वाले जो पोल थे वो एंटीपोडल थे, बट जो मैग्नेटिक पोल है ये एंटीपोडल नहीं है, ठीक है। साउथ अटलांटिक अनोमली क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वीक शील्ड है। नॉन डाइपोल जो है 5% उसका टोटल फील्ड में कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि टोरॉइडल करंट लूप प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल नॉन डाइपोल फील्ड्स, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक सर्वे के ऊपर।